हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज़ और इसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार जो है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है वीट के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए कि कहाँ पे ग्रो हो सकता है, राइस के बारे में या और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उन सारी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देन लगभग हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बचेगा, तो देन नेक्स्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, तो इंडिया अगर देखें तो इंडिया के पास कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का? 18% पॉपुलेशन है। ठीक है, 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है? 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। और हमारे पास लैंड एरिया कितना है? तो सिर्फ 2.5% हमारे पास लैंड एरिया है। ठीक है, और जो भी लैंड यूज रिकॉर्ड है इसको मेंटेन किया जाता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, देन सर्वे ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेजरिंग द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं लैंड यूज़ कैटेगरीज। सबसे पहले यहाँ लैंड यूज़ कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट्स, तो फॉरेस्ट हम कहेंगे किसको? तो फॉरेस्ट मतलब एरिया डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, तो जो जिस एरिया को फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए रखा जाएगा। ठीक है, मे नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, तो ये ज़रूरी नहीं कि कितना एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो वाला एरिया है जिसको डिमार्केट किया जाता है कि ये फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए होगा। ठीक है, देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, तो अगर नाम से ही पता लग रहा है कि ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए होगा, तो इसमें इंक्लूड कौन कौन सा लैंड इंक्लूड होगा? जो कि अंडर किसके है? रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स हो गया। ठीक है, रोड, कैनाल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, मीन्स ये सब का लैंड का यूज़ जो है क्या है? ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है। रख दिया गया है कि हाँ ये सब नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस होगा, जैसे रूरल अर्बन सेटलमेंट के लिए हो गया, रोड, कैनाल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया। ठीक है, और जो होता है एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है इस कैटेगरी को। ठीक है, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जितना भी एक्सपेंशन होगा तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ वाला कैटेगरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देन बैरन एंड वेस्ट लैंड, तो इसमें इंक्लूड है बैरन हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड्स, रेवाइंस। ठीक है, तो मेनली जब हम कहते हैं बैरन और वेस्ट लैंड्स, तो इसका मतलब है कि नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी के साथ जो है हम इस बैरन और वेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के अंदर नहीं ला सकते, मतलब यहाँ कल्टीवेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसी के लिए हम कहते हैं बैरन और वेस्ट लैंड्स। देन देखते हैं एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, तो इसमें सारा ग्रेजिंग लैंड आ जाएगा, परमानेंट पास्चर के लिए हो या मीडोज़ के लिए हो या विलेज कॉमन ग्रेजिंग लैंड हो, तो ये ग्रेजिंग लैंड्स में आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री कवर, तो इसमें जो है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेट सोन एरिया में। ठीक है, इसमें जो भी कल्टीवेबल लैंड है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेट सोन एरिया में, बट यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। इसमें इंक्लूड है कैस्यूरिना ट्री, थैचिंग ग्रासेस, बैम्बू बुशेस, फ्यूल ग्रुप्स एटसेट्रा। ठीक है, और जो ऑर्कार्ड्स है, ऑर्कार्ड को एक्सक्लूड किया जाता है इस कैटेगरी से। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तो ये क्या है? अगर इसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया हो 5 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है, अगर 5 साल से ज़्यादा उस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो ये क्या है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। ठीक है, देन कैन बी रिक्लेम्ड फॉर कल्टीवेशन, और इसको रिक्लेम किया जा सकता है कल्टीवेशन के लिए, तो जो 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड है। ठीक है, देन करंट फैलो कहने का मतलब है कि लैंड जो है अनकल्टिवेटेड है कितने टाइम के लिए? 1 एग्रीकल्चरल ईयर और लेस, इसीलिए करंट फैलो लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए 1 एग्रीकल्चरल ईयर या उससे भी कम के लिए। तो पर्पस क्या है? आखिर क्यों छोड़ा जाता है करंट फैलो? ताकि नेचुरल रीस्टोरेशन हो सके सॉइल के फर्टिलिटी की। देन फैलो अदर देन करंट फैलो, तो कल्टीवेबल लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो होता क्या है
जो अगर हम कह रहे हैं कि फैलो अदर देन करंट फैलो, इसका मतलब है कि कल्टिवेबल लैंड को अनकल्टिवेट किया जाता है, मतलब कल्टीवेशन इस पे नहीं हो रहा है जिस पे कि कल्टीवेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया और 5 साल से कम रहा तो हम कहेंगे फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा, जब 1 साल से कम रहता है तो करंट फैलो कहते हैं। अब यहाँ 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 5 साल से कम है तो हम इसको कहेंगे फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। उसके बाद नेट सोन एरिया, तो यहाँ क्या है, एक्चुअल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। तो नेट सोन एरिया जब हम कहते हैं कि नेट सोन एरिया, तो इसका मतलब ये वो वाला एक्चुअल लैंड है जहाँ पे कि क्रॉप्स को सोन किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये PYQ है, पूछा जा चुका है कि इंडिया के पास मोर एरेबल लैंड है, तो हाँ इंडिया के पास मोर एरेबल लैंड है। मोर इरीगेटेड लैंड है एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। तो हाँ मोर इरीगेटेड लैंड है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन अगर हम देखें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडिया में लोअर है चाइना से, ठीक है। इंडिया में क्या है, मोर एरेबल लैंड है, मोर इरीगेटेड लैंड है एज कम्पेयर टू चाइना, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर इंडिया में ये चाइना से कम है, ये चाइना से लोअर है, ठीक है। देन ये चीज़ आपको याद रखना है कि करंट फैलो क्या हुआ, अगर 1 साल से कम के लिए इसको कल्टिवेट नहीं किया जा रहा है, और अदर फैलो लैंड मतलब 1 से 5 साल तक, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड जब हम कह रहे हैं तो 5 साल से ज़्यादा तक इसमें कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर को पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, आखिर एग्रीकल्चर हम कहते किसको हैं, तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, सॉइल कल्टिवेट कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और लाइव स्टॉक को रेज कर रहे हैं, यही होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है इसमें कि हम क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे हैं, सॉइल कल्टिवेटिंग भी आ जाता है इसमें, और रेजिंग लाइव स्टॉक ये भी आ जाता है। पर्पस अगर हम देखें क्यों करते हैं हम एग्रीकल्चर, ताकि हमें फूड मिल सके, फाइबर मिल सके, मेडिसिनल प्लांट मिल सके और अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स मिल सके। और टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंस क्या है, बैकबोन है ये रूरल इकोनॉमीज़ का, हैज शेप्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन बाय एनेबलिंग सेटलमेंट। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब जाके सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रेड डेवलप हुआ, तो ये एग्रीकल्चर ने क्या किया है, शेप किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग देख लेते हैं इंडिया में। तो साइज़ ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग अगर देखें तो हम एवरेज साइज़ जब देखते हैं ऑपरेशनल होल्डिंग का तो 1.08 हेक्टेयर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। हेक्टेयर में कितना, 1.8 हेक्टेयर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स मिलियंस में अगर हम देखें तो 146, ठीक है। ऑपरेशनल एरिया अगर देखें, टोटल ऑपरेटेड एरिया मिलियन हेक्टेयर में तो 155, ठीक है। ऑपरेशनल होल्डिंग जब देख रहे हैं तो एवरेज साइज क्या है, तो हमारा काफ़ी छोटा है, लगभग 1 हेक्टेयर है, ठीक है। उसके बाद फीमेल का पार्टिसिपेशन देखें तो 13.96, ठीक है, लगभग 13% फीमेल का पार्टिसिपेशन है। इफ परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स, मतलब फीमेल कितना होल्ड कर रही है लैंड को, ठीक है, कितना, जस्ट 13%, ठीक है। उसका होल्डिंग का साइज़ अगर हम देखें तो मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग्स, तो ये 86% है, कितना ज़्यादा है, मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग्स कितना है, 86%। इस बात को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इतने सारे फार्मर में से 86 फार्मर के पास वो जो है स्मॉल या मार्जिनल ही फार्मर है, उनके पास बहुत कम लैंड है। जब हम मार्जिनल कह रहे हैं तो 1 हेक्टेयर से भी कम है, जब हम स्मॉल कह रहे हैं तो 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। उसका शेयर इन ऑपरेटेड एरिया मार्जिनल और स्मॉल का अगर देखें शेयर तो 46% है। देन मीडियम होल्डिंग्स अगर देखें जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक है, ठीक है, तो 13% ही है मात्र, ठीक है। उसके बाद लार्ज अगर है लैंड होल्डिंग्स देखें कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड किसके पास है, तो बहुत ही कम, आप देख सकते हैं कितना हो गया, 0.57%। और सबसे ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनके पास कितना लैंड है, 0 to 1 हेक्टेयर, मार्जिनल और स्मॉल कितना, 86%। तो ये याद रखना ज़रूरी है। एवरेज अगर हम मिला के देखते हैं तब 1.06 आता है, लेकिन ऐसे जनरली 86% फार्मर मार्जिनल और स्मॉल ही हैं। उसके बाद आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें जो है ड्राई लैंड फार्मिंग एक होता है, तो ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे कि ड्राई लैंड नाम से ही पता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती होगी, कम होती होगी,
तो रेनफॉल यहाँ पे बिलो 75 सेंटीमीटर, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। कंडीशन देखें तो एडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो मिलेट्स, ठीक है, बाजरा और रागी, सोरगम, ज्वार, पल्सेस, ग्राम और लेंटिल्स वगैरह यहाँ ग्रो किया जाता है। जो भी एरिड और सेमी एरिड रीजन होगा तो वहाँ पे क्या ग्रो होगा, मिलेट्स ग्रो होगा, सोरगम ग्रो होगा, पल्सेस ग्रो होगा। तो अब आखिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है मिलेट्स के लिए, तो टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल जो है सैंडी और लोमी दोनों तरीके में हो सकता है। 40 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन देखते हैं ज्वार, सोरगम, टेम्परेचर देखें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, सॉइल देखें तो लोमी और एलुवियल, रेनफॉल 40 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगभग ऐसा 25 to 30 देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और लोमी और एलुवियल में हो सकता है। देन पल्सेस को देखें तो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 से 28 डिग्री, और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ये हो जाएगा। रेनफॉल 50 से 70 मीटर में हो जाएगा। टेक्निक अगर देखें तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स है उसका यूज़ किया जाता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन मेथड यूज़ किया जाता है, जैसे कि काउंटर प्लोइंग, मल्चिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, ठीक है। देन वेटलैंड फार्मिंग का क्या मतलब है कि जो जहाँ पे कि वाटर अवेलेबल है, जैसे कि कोस्टल एरियाज़, रिवर डेल्टाज, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़, इन सारे जगहों में कंडीशन अगर देखें तो एडेप्टेड टू वाटर लॉग्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी क्रॉप क्या होगा, तो राइस जो है प्राइमरी क्रॉप है। और राइस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल क्लेई विथ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैसा सॉइल होना चाहिए, क्लेई सॉइल होना चाहिए। राइस में क्लेई सॉइल होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। रेनफॉल काफ़ी चाहिए होता है, 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। टेक्निक अगर देखें तो ड्रेनेज सिस्टम यूज़ किया जाता है, फ्लड कंट्रोल यूज़ किया जाता है। तो राइस जो है थ्राइव करता है कहाँ पे, वाटर लॉक्ड कंडीशन में राइस थ्राइव करता है, ठीक है। देन देखते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर के बारे में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं, जब प्रिमिटिव का मतलब पुराना, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात हम कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग को स्लैश और बर्न भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्लैश और बर्न। यहाँ पे क्या किया जाता है कि लैंड को क्लियर किया जाता है और जो भी वेजिटेशन है उसको बर्न किया जाता है ताकि इन्हेंस किया जा सके सॉइल के फर्टिलिटी को टेम्परेरीली। देन लोकल नेम अगर देखें तो झूम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। पामलो मणिपुर में दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार में दीपा कहा जाता है। बेवार और दाहिया मध्य प्रदेश में, दोदू पेंदू आंध्र प्रदेश में, पमादाबी कोमन ब्रिंगा उड़ीसा में, और कुमारी वेस्टर्न घाट में, और वलरे या वाल्टरे राजस्थान में, खील कहा जाता है हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा कहा जाता है झारखंड में, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम हैं। झूम पामलो मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में, बेवार दाहिया मध्य प्रदेश में, पोडू या पेंडू आंध्र प्रदेश में, पामादाबी कोमन बिरिंगा ये सब उड़ीसा में, कुमारी वेस्टर्न घाट में, वालरे या वाल्टरे राजस्थान में, खिल हिमालयन बेल्ट, और कुरुवा झारखंड, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्लोबल वेरिएंट्स भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो ग्लोबल नाम अगर देखें तो मिल्पा सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा, लडांग कहा जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया में, कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, मसोले कहा जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, रे कहा जाता है वियतनाम में, ठीक है। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, लडांग इंडोनेशिया, मलेशिया, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मसोले सेंट्रल अफ्रीका, ओके। तो यहाँ पे क्रॉप और कंडीशंस अगर देखें तो क्या क्या हो सकता है, तो मेज़, ट्यूबर्स, अपलैंड राइस वगैरह हो सकता है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसा, लोमी और क्लेई। रेनफॉल कितना, 100+, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जब कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग तो यहाँ ऐसा फार्मिंग होता है जहाँ पे
कॉफ़ी क्रॉप्स मेनली ग्रो किया जाता है फार्मर के फैमिली कंजम्पशन के लिए, ये बेसिकली सेल के लिए नहीं होता है, ये खुद के कंजम्पशन के लिए ही होता है। की फीचर देखें तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होता है, ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्निक्स, लो प्रोडक्टिविटी, और रिलाई करते हैं हैविली किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर। फोकस होता है कुछ फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, मिलेट्स और पल्सेस के ऊपर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कि जो बेसिकली खाने के लिए अपने कंजम्पशन के लिए। लोकेशन देखें तो वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में। और टाइप्स देखें तो प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब कह रहे हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग तो यहाँ पे शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, स्लैश और बर्न, हाई लेबर, मल्टीपल क्रॉपिंग वगैरह होता है। देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये सबसिस्टेंस में ही एक हमने देखा सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है इसी में इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि स्मॉल प्लॉट होता है और यहाँ कुछ सिंपल टूल और इंटेंसिव लेबर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कि यहाँ पे स्मॉल प्लॉट का यूज़ किया जा रहा है, सिंपल टूल का यूज़ किया जा रहा है, इंटेंसिव लेबर का यूज़ किया जा रहा है। कुछ क्रॉप्स ग्रो किया जाता है जैसे कि राइस, वीट, पल्सेस, ठीक है, ग्राम और लेंटिल्स वगैरह। और क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, राइस के लिए तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है, क्लेई सॉइल है और 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल है। वीट को, ठीक है, इसके लिए 10 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लोमी सॉइल में वीट हो सकता है, ठीक है, और रेनफॉल कम चाहिए होता है 50 to 90। पल्सेस के लिए क्रॉप रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें पल्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, लोमी सॉइल और 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। तो राइस के लिए ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, पल्सेस को कम रेनफॉल चाहिए, वीट को मीडियम टाइप का रेनफॉल चाहिए, ठीक है, आप इतना तो याद रख सकते हैं। देन होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है समझते हैं। पर्पस है इसका कि मार्केट सेल के लिए, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होगा। अगर कमर्शियल फार्मिंग किया जा रहा है मतलब क्या है इसका कि इससे हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। तो इसमें क्या किया जा सकता है, क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है और लाइव स्टॉक को भी रियर किया जा सकता है, मेज़, कॉटन, कैटल, शीप वगैरह। क्रॉप का रिक्वायरमेंट क्या है, मेज़ का 18 to 27 डिग्री सेल्सियस, लोमी सॉइल और 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। और कॉटन को कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस है और सॉइल कैसा होगा, ब्लैक रेगूर सॉइल और रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। देन लाइव स्टॉक रियरिंग अगर हम कहें तो ये जनरली प्रैक्टिस किया जाता है इन रीजन विथ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है और गुड ग्रेजिंग लैंड होता है वहीं पे लाइव स्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। देन आप समझते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या है, तो यहाँ लार्ज स्केल सिंगल क्रॉप कल्टिवेशन किया जाता है। तो जब सिंगल एक ही क्रॉप को कल्टिवेट किया जाता है तो हम कहते हैं उसको प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। जैसे कि टी की लार्ज एरिया में टी ही है, बस कॉफ़ी ही है, रबर है, सुगर केन है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्लांटेशन फार्मिंग। टी के लिए क्रॉप रिक्वायरमेंट क्या है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, एसिडिक और ह्यूमस रिच सॉइल होना चाहिए, ठीक है। सॉइल टी को कैसा चाहिए होता है, एसिडिक, कि अगर आप देखें एसिडिक तो लगे ऐसा एसिडिक तो नहीं ही चाहिए होगा, लेकिन एसिडिक चाहिए होता है, ह्यूमस रिच सॉइल। और रेनफॉल अगर देखें तो 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ठीक है। और कॉफ़ी को अगर हम देखें तो 15 to 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है और इसको चाहिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। और रेनफॉल कितना, 150 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल अच्छा खासा इसको चाहिए होता है, ठीक है। और टी को भी रेनफॉल चाहिए होता है 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है। उसका रबर को अगर हम देखें तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है और लेटेराइट सॉइल में हो सकता है रबर। और टेम्परेचर अगर रेनफॉल अगर देखें तो 200 सेंटीमीटर जो है 200+ सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है। शुगर केन को 20 to 35 डिग्री सेल्सियस फर्टाइल लोमी और एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। और रेनफॉल कितना, 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। देन रीजन्स इन इंडिया देखें कहाँ कहाँ, तो टी जो है असम और केरला में, कॉफ़ी पाया जाता है सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में, शुगर केन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, ठीक है। देन अब समझते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक रियरिंग दोनों हो रहा है, ठीक है। फार्मिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब कि क्रॉप भी कल्टीवेट किया जा रहा है और लाइव स्टॉक को भी रियर किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग।
तो क्रॉप्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, मेज़, वीट, बार्ले प्लस कैटल, शीप वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉप भी कल्टीवेशन हो रहा है और लाइफ स्टॉक को भी रियर किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट अगर देखें मेज़ के लिए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 18 to 27 डिग्री सेल्सियस लोमी सॉइल चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। वीट के लिए 10 to 25, लोमी सॉइल 50 to 90 सेंटीमीटर रेनफॉल। बार्ली के लिए 15 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लो रेनफॉल में बार्ले हो जाएगा, ठीक है। रीज़न अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मिक्स्ड फार्मिंग पंजाब में, हरियाणा में और पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में मिक्स्ड फार्मिंग देखने के लिए मिलता है कि क्रॉप प्लस लाइफ स्टॉक रियरिंग हो रहा है। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स बनाते हैं टू पूल लैंड, लेबर, टूल्स, ठीक है। ये इकट्ठा होकर के शेयर करते हैं, जो भी लैंड है, लेबर है, टूल्स है, तो कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये फार्मर क्या बनाते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाते हैं ताकि पूल कर सके इन सारी चीज़ों को। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, शेयर्ड इक्विपमेंट एंड लेबर, बल्क बाइंग ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू कॉस्ट इफेक्टिव, बेटर मार्केट एक्सेस वाया कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये सब कुछ क्या है, बेनिफिट है। सो कुट्टनाड के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लो लाइंग रीजन है केरला में जो कि फेमस है क्योंकि ये बिलो सी लेवल फार्मिंग है और यहाँ पे एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। इसको राइस बोल ऑफ केरला कहा जाता है, ठीक है। और लार्ज पार्ट इसका लाई करता है 1 to 2 मीटर बिलो सी लेवल। और यहाँ पे फार्मर जो है बंड्स यूज़ करते हैं, पोल्डर्स यूज़ करते हैं ताकि वाटर एंट्री को जो है रोका जा सके, ठीक है। और ये फेमस है कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, और पूल करते हैं रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एक्सेट्रा। तो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। देन जो है फाओ ने जो है इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है कुट्टनाड को ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। देन अब देखते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो इसको तो समझना बहुत ज़रूरी है, खरीफ सीज़न, राबी सीज़न, तो 3 इंपॉर्टेंट सीजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो खरीफ सीज़न टाइम देखें तो जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक होता है। साउथ वेस्ट मानसून इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से खरीफ हमारा और अच्छा होता है। और टाइम क्या है, जून, और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर में। जो क्रॉप को लगाया कब जाता है, जून में। तो कौन कौन क्रॉप है, राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा। तो आपको बेसिकली याद करना है कि समर में ही स्टार्ट होता है और फिर ये सितंबर तक जाता है, और राबी जैसे ही ये ख़त्म होता है फिर अक्टूबर से राबी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉप्स इसमें है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, तूर, अरहर वगैरह, ये सब कुछ क्रॉप्स है। और टिपिकली टाइप अगर हम देखें तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स है जनरली। और तूर जो है क्या है, खरीफ क्रॉप है, याद रखना है, तूर खरीफ क्रॉप है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ लिस्ट है खरीफ क्रॉप का, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा खरीफ क्रॉप है। जैसे पैडी, ठीक है, पैडी खरीफ क्रॉप है। देन गोर, ये खरीफ क्रॉप है। कैस्टर, नगाली, HY कॉटन, ठीक है। उसके बाद चिली, कॉटन और ज्वार, सीसमम, सोयाबीन, मेज़, उड़द, बाजरी, अरहर, ग्राउंडनट, फेनल, ठीक है, फेनल सीड्स वगैरह। तो फेनल ये सब जो है, ये सब क्या है, सारा ये खरीफ क्रॉप है। पैडी, राइस जो इम्पोर्टेंट है उसको तो याद रखना है, साइंटिफिक नेम है इसका ओराइजा सटाइवा। गौर, कैस्टर, देन नगाली, कॉटन, चिली, ठीक है, हाइब्रिड कॉटन, देन चिली, कॉटन, चिली भी, चिली क्या है, खरीफ है। ज्वार, सीसमम, सोयाबीन, मेज़, उड़द, बाजरी, अरहर, ग्राउंडनट, फेनल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राबी। तो राबी जो है अक्टूबर जो है टाइम होता है सो करने का, और फिर हार्वेस्ट किया जाता है मार्च में, विंटर में, ठीक है। इसका टाइम क्या है, विंटर में। और क्रॉप्स क्या है, होता है वीट, ग्राम, चना, ठीक है, बार्ली, मस्टर्ड और रेपसीड, ठीक है। तो वीट, ग्राम मीन्स चना, बार्ली, मस्टर्ड और रेपसीड। तो ये इसके लिए एक जो है फेमस आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा राबी क्रॉप है, BMW LPG। सो BMW LPG ये क्या है, एक निमोनिक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। BMW LPG से B से होता है बार्ले, ठीक है। उसके बाद
W से वीट, ठीक है, B से क्या है, बार्ले है, M से है मस्टर्ड, उसके बाद W से है वीट, मोस्ट फेमस क्या है, वीट है, उसके बाद L से लिंसिड, लिंसिड, ठीक है, और P से पीज, G से ग्राम, ठीक है। तो ये याद रखा जा सकता है ताकि जब राबी और खरीफ क्रॉप आए तो इतना अगर याद रहे तो फिर भी हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अलावा और सारे क्रॉप्स जो हैं खरीफ क्रॉप होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप खरीफ क्रॉप ही हैं, ठीक है। तो ये राबी में क्या आ जाता है, बार्ले, मस्टर्ड, वीट, लिंसिड, पीज, ग्राम, ठीक है, ये सब कुछ। तो टाइप अगर देखें राबी सीज़न तो ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल टाइप का होता है। जैसे खरीफ अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है जनरली, और राबी अगर हम कह रहे हैं तो ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। तो इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप अगर हम देखें तो मेज़, ठीक है, लूसर्न, अल्फा कहा जाता है इसको, क्यूमिन, ठीक है, कोरिएंडर, वीट, फेन्यूग्रीक, मेथी, ग्राम, अनियन, मस्टर्ड, टोमेटो, फेनल, पोटैटो, और अगर नेक्स्ट देखें तो इसबगोल और ओट, ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाता है। देन जायद सीज़न अगर देखें तो ये अप्रैल से जून, मतलब जो वो 2 महीने का टाइम होता है राबी के बाद, तो अप्रैल टू जून ये जायद सीज़न होता है, ठीक है। पोस्ट राबी यहाँ पे बेसिकली क्रॉप्स जो है वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स कुछ होता है, फॉडर क्रॉप होता है इरीगेटेड लैंड्स पे, और शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉप ये होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम याद रख लेते हैं कि जो सदर्न स्टेट्स है तो यहाँ पे क्लियर खरीफ और राबी क्रॉप का डिफरेंस यहाँ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ क्रॉप्स जैसे राइस है, मेज़ है, रागी है, ज्वार है, ग्राउंड नट है, ये दोनों ही सीज़न में ग्रो होता है, ठीक है। तो जो राबी है एज वेल एज खारिफ क्रॉप है, तो ये कुछ क्रॉप कल्टीवेट होता है दोनों सीज़न में, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लाइमेट और इरिगेशन अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, और ये कॉमन हमें सदर्न स्टेट में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे कि सीजनल डिस्टिंक्शन ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे दोनों तरीके से जो है दोनों सीज़न में ये सारे क्रॉप ग्रो हो सकता है कि ये राबी क्रॉप है इसी सीज़न में होगा, ये खारिफ क्रॉप है इसी सीज़न में होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता, मिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो मेज़ अगर देखें तो इसको ग्रो किया जाता है एज ए खारिफ क्रॉप, नॉर्थ इंडिया में खारिफ क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है, लेकिन इसको फिर राबी क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो मेज़ के बारे में ये है कि खारिफ के रूप में भी ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, और राबी के रूप में भी ग्रो किया जाता है सदर्न इंडिया में। तो ग्राउंड नट अगर देखें तो ये ग्राउंड नट है क्या, प्राइमरीली खरीफ क्रॉप है, लेकिन इसको राबी क्रॉप के रूप में भी ग्रो किया जाता है कब, तमिलनाडु और सदर्न स्टेट में। तो ग्राउंड नट अगर प्राइमरीली देखें तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। देन ज्वार और रागी जो है तो ये भी खरीफ और राबी दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है, स्पेशली कहाँ पे, पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। तो ये हम कुछ चीज़ें हमने देख लिया कि खरीफ, राबी और जायद, तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली है आपके, ठीक है। खरीफ का टाइम क्या है, जून टू सितंबर, राबी का अक्टूबर टू मार्च, और जायद का अप्रैल टू जून, ठीक है। देन नॉर्दर्न स्टेट में क्या क्या ग्रो होता है खरीफ सीजन में, तो अपने यहाँ राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, ज्वार, तूर, ठीक है। और राबी में वीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड, बार्ली, ठीक है। और जायद में वेजिटेबल, फ्रूट्स और फॉडर्स। और सदर्न स्टेट में लेकिन फिर खरीफ के टाइम पे राइस भी हो रहा है, देन मेज़ भी होगा, रागी भी होगा, ज्वार होगा, ग्राउंड नट होगा, ठीक है। और राबी के टाइम पे यहाँ पे फिर मेज़ भी होगा दोबारा, ठीक है, कि खरीफ के टाइम पे भी हो रहा है लेकिन राबी के टाइम पे भी हो रहा है, ठीक है। राइस भी हो रहा है, मेज़ भी हो रहा है, रागी, ग्राउंड नट, ज्वार, तो यहाँ कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है। और जायद अगर देखें तो राइस फिर भी हो रहा है, मतलब हर सीज़न में राइस यहाँ ग्रो हो रहा है, वेजिटेबल्स और फॉडर वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ हमने चीज़ें देखी। देन अब देख लेते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या मेजर क्रॉप्स है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जो राइस है, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा राइस है, देन यूपी में, देन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और जो वीट है यूपी में सबसे ज़्यादा है, देन एमपी में है और पंजाब में है, ठीक है। देन मेज़, ये कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मेज़ है, ठीक है।
टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हम देख रहे हैं, तो टॉप 3 में कर्नाटका, देन बिहार मेज में, देन मध्य प्रदेश, देन टॉप न्यूट्री कोर्स सीरियल अगर देखें तो उसमें राजस्थान, फिर कर्नाटका, देन मध्य प्रदेश। उसका तूर के लिए तूर भी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। देन मेज़ भी हमने देखा सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हो रहा है। देन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। देन ग्राम, ठीक है, ये चना जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, देन महाराष्ट्र में होता है, देन राजस्थान में होता है, ठीक है। सो टोटल पल्सेस अगर देखा जाए तो टोटल पल्सेस कितना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में, देन महाराष्ट्र और राजस्थान, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस होता है। देन टोटल फूड ग्रेन देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ऑयल सीड्स अगर देखें ग्राउंड नट तो गुजरात में, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऑयल सीड में ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है और मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। और जो रेपसीड है और मस्टर्ड है ये कहाँ होता है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देन सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। देन सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, देन हरियाणा में, देन उड़ीसा में। और टोटल ऑयल सीड्स अगर हम देखें तो राजस्थान में, देन मध्य प्रदेश में, देन गुजरात में। तो टोटल ऑयल सीड में राजस्थान आगे है, और जब हम ग्राउंड नट देख रहे हैं तो इसमें गुजरात, ठीक है। देन कमर्शियल क्रॉप्स अगर देखें शुगर केन, तो शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में। देन कॉटन तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, देन महाराष्ट्र में, देन तेलंगाना में, ठीक है। कॉटन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली गुजरात में, ठीक है। और जूट ये सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, ईस्ट के साइड में ही है और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि कौन कौन सा कॉमन क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें सीरियल्स में अपने पास क्या सबसे ज़्यादा इंडिया में, राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ली। मिलेट्स में अगर हम देखें तो सोरगम, पर्ल मिलेट। और पल्सेस और लेग्यूम दालों में अगर देखें तो चिकपी, पिजन पी और मूंग, ठीक है। और ऑयल सीड्स में अगर हम देखें तो मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंड नट। क्या क्या, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन और ग्राउंड नट। देन रूट क्रॉप्स में अगर हम देखें तो स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश। तो अगर ट्यूबर क्रॉप्स में देखें तो ट्यूबर क्रॉप्स में है पोटैटो और तपियोका, ठीक है। और शुगर क्रॉप्स में शुगर केन, बीट रूट। फॉडर क्रॉप्स में बेर सीम। और फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट। प्लांटेशन क्रॉप में टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट इंपॉर्टेंट है, बनाना भी, और टी, रबर, कॉफ़ी, तो ये सब कुछ हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है। तो अब देखते हैं फूड ग्रेन्स इन इंडिया। कवरेज अगर देखें तो हमारा फूड ग्रेन ऑक्यूपाई करता है लगभग 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो जितना भी क्रॉप एरिया है उसमें से 2/3 तो हमारा क्या है, फूड ग्रेन ही है। और ये डिवाइडेड है सीरियल में और पल्सेस में। तो सीरियल अगर हम देखें तो 54% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया में सीरियल्स ही हैं। और इंडिया जो है सीरियल प्रोडक्शन में 3rd रैंक पे है, ठीक है। आफ्टर चाइना एंड यूएसए के बाद इंडिया सीरियल प्रोडक्शन में 3rd रैंक पे है। देन टाइप्स ऑफ सीरियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीरियल्स अगर देखें तो फाइन ग्रेन्स, राइस, व्हीट। और कोर्स ग्रेन में क्या क्या आता है, कोर्स ग्रेन और मिलेट्स में तो ज्वार, बाजरा, मेज़ और रागी। और फाइन ग्रेन में क्या क्या हो गया, राइस और व्हीट, ये हो गया फाइन ग्रेन। और कोर्स ग्रेन में ज्वार, बाजरा, मेज़ और रागी। देन अब राइस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर है, ठीक है। राइस क्या है, तो राइस एक खरीफ क्रॉप है और ट्रॉपिकल टाइप अगर देखें तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है, तो फ्लावरिंग और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इसको चाहिए होता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। राइपनिंग के टाइम पे 18 to 32, ठीक है। तो फ्लावरिंग और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कितना चाहिए, 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। और राइपनिंग के टाइम पे कितना चाहिए, 18 to 32 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अगर देखें तो 150 to 300 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल एरियाज, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसको क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। कितना चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। और टेम्परेचर कैसा चाहिए इसको, तो वार्म ही चाहिए टेम्परेचर, 18 से 32 डिग्री सेल्सियस राइपनिंग के टाइम पे। और जब फ्लावर और फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। सॉइल देखें तो क्लेई सॉइल या एलुवियल सॉइल जो कि मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है वेल, वैसे सॉइल में।
देन क्रॉप्ड एरिया अगर देखें तो कवर कितना करता है, 1/4 ऑफ टोटल इंडियाज क्रॉप्ड एरिया। तो हमने देखा कि 2/3 में हमारा सीरियल ही है, जिसमें से कि 1/4 में राइस ही है, और 21.6% वर्ल्ड का राइस जो है इंडिया का पूरा ग्लोबल शेयर है। तो इंडिया जो है फर्स्ट अभी जो है लार्जेस्ट है, ठीक है। पहले सेकंड लार्जेस्ट था, चाइना सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता था, लेकिन अभी जो है इंडिया सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड अगर देखें तो इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, फ्रॉम सी लेवल टू 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड तक ग्रो किया जा सकता है इसको, ठीक है। कहाँ तक, सी लेवल से लेकर के 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड तक ग्रो किया जा सकता है। रीजन अगर देखें तो ईस्टर्न इंडिया, ह्यूमिड एरियाज में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है, ये सब ड्राई एरिया है बट इरीगेटेड एरियाज में हो सकता है। और हिमालयाज और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है एज ए खारिफ क्रॉप। देन मल्टीपल क्रॉपिंग स्टेट्स है, ठीक है, जैसे सदर्न स्टेट और वेस्ट बंगाल अगर देखें तो यहाँ पे 2 to 3 क्रॉप्स जो है हो जाता है एक एग्रीकल्चर ईयर में, ठीक है। 2 से 3 यहाँ पे ये सारा क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग स्टेट्स है। सदर्न स्टेट हो गया ये, या वेस्ट बंगाल यह हो गया कि एक साल में ही 2 से 3 क्रॉप जो है हो जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 3 राइस क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो यहाँ 3 राइस क्रॉप है, अस, अमान और बोरो, ठीक है। तो सदर्न स्टेट और वेस्ट बंगाल में 2 to 3 क्रॉप देखने के लिए मिलता है एक एग्रीकल्चर ईयर में ही, 2 से 3 क्रॉप। और वेस्ट बंगाल में 3 राइस क्रॉप्स देख पाते हैं हम, जैसे कि अस है, अमन है और बोरो है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, मेजर एरिया है, कि इधर जो है सबसे ज़्यादा इन सारे एरियाज़ में ये मेजर एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। और फिर इधर भी होता है, पर ये सब थोड़ा सा क्या है, ये सब मेजर एरियाज़ है। इस वाले ईस्ट के साइड में फिर ये पोर्शन, यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा राइस ग्रो होता है, ठीक है। राइस के लिए आपने क्या देखा कि टेम्परेचर कैसा चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए कितना, तो हमने देखा 18 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल बहुत हाई चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर हाई रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है कुछ चीज़ें हैं। देन यहाँ पे राइस अगर हम देखें तो ये मेजर एरिया है जहाँ पे कि राइस ग्रो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब मेजर एरिया है असम में। देन अब देखते हैं एक तरीके का फार्मिंग होता है अपातनी फार्मिंग, अरुणाचल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड पैडी और फिश और मिलेट सिस्टम है, मतलब यहाँ पे पैडी भी है, फिश भी है, मिलेट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे कार्प फर्टिलाइज फील्ड्स एंड कंट्रोल पेस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉप जो है ग्रो करते हैं ऑन रेज्ड बंड्स टू प्रिवेंट इरोजन, बंड्स में ग्रो किया जाता है ताकि इरोजन ना हो, और वाटर को प्रिसाइजली शेयर किया जाता है थ्रू ट्रेडिशनल बैम्बू इरिगेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक हाईली इफिशिएंट फार्मिंग मॉडल देखने के लिए मिलता है, पैडी फिश मिलेट सिस्टम, जिसको अपातनी फार्मिंग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देन वीट के बारे में देखते हैं। तो वीट क्या है, राबी क्रॉप है, और वीट सोर्स है कैल्शियम का, थायमिन का, राइबोफ्लेविन का, आयरन का, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये क्रॉप बेसिकली जैसे राइस को हमने देखा कि राइस ट्रॉपिकल जोन क्रॉप है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो वीट टेम्परेट जोन क्रॉप है, और ये विंटर में ग्रो होता है राबी सीजन में। टेम्परेचर सो के टाइम पे जब इसको सो किया जा रहा है, सोइंग के टाइम पे चाहिए 10 to 15 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, और जब हार्वेस्ट किया जा रहा है तो 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और जब इसको सो किया जा रहा है तब कब चाहिए, कितना चाहिए, तो 10 to 15 डिग्री चाहिए। रेनफॉल देखे तो 18 सेंटीमीटर, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होगा। सॉइल देखे तो वेल ड्रेन्ड लोमी और क्लेई सॉइल। देन ग्लोबल शेयर अगर देखे तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और एक्सपोर्ट लेकिन हम बहुत कम करते हैं। तो 2026 में भी लगभग 5%, मतलब जो हमारे पास सरप्लस है तो उसको ही एक्सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर 95% कंज्यूम करते ही हैं, ठीक है। और MSP के लिए भी इसको रखा जाता है, तो हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो क्रॉप्ड एरिया अगर हम देखें तो कवर्स अबाउट 14% ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो जितना क्रॉप्ड एरिया है उसका 14% में हमारा क्या है, वीट है, ठीक है। देन मेजर रीजन अगर देखें तो इंडो गंगेटिक प्लेन में, मालवा प्लेट्यू में, हिमालयन रीजन अप टू 2700 मीटर ऑल्टीट्यूड तक हो सकता है। राइस का हमने कितना देखा था,
2000 तक, ठीक है, और इसका 2700 मीटर ऑल्टीट्यूड तक हो सकता है। दीज एरियाज अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वीट कल्टिवेशन इन इंडिया। तो यहाँ इंडो गंगेटिक प्लेन में, मालवा प्लेट्यू में और हिमालयन रीजन में, इन सारे जगह में कितना 85% ऑफ जो है वीट कल्टिवेशन होता है, ठीक है। तो इन सारे जगह में अगर देखें तो ये इस पोर्शन में, ठीक है, नॉर्थ में ही सबसे ज़्यादा वीट जो है होता है, क्योंकि वीट के लिए हमने प्रीफरेबल कंडीशन क्या देखा, तो बेसिकली ये टेम्परेट टाइप का क्रॉप है, ठंड में विंटर में ही होता है, तो इसीलिए ये मेनली इधर ही होता है। देन यहाँ पे यूपी बिहार वाले एरिया में भी, तो मेजरली अगर देखें तो इधर ही ज़्यादा जो है वीट होता है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कोर्स सीरियल्स और मिलेट्स के बारे में। इसमें इंक्लूड है ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, और इसको ग्रो किया जाता है सेमी एरिड रीजन में ही। ऑक्यूपाई करता है ये 17% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया को, और ये सर्व करता है एज ए फूड प्लस फॉडर की तरह। टेम्परेचर देखें तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कितना 40 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोर्स सीरियल और मिलेट्स इसमें इंक्लूड है ज्वार, बाजरा, मेज और रागी, और इसको ग्रो कहाँ किया जाता है, सेमी एरिड रीजन्स में, और ये ऑक्यूपाई करता है टोटल मिलेट हमारा कितना 17% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया, और ये फूड और फॉडर की तरह भी सर्व करता है। टेम्परेचर कितना चाहिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल कितना चाहिए 40 to 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है हमारा कोर्स सीरियल और मिलेट्स। तो इसमें आता है ज्वार, सोरगम, ठीक है। टेम्परेचर चाहिए 27 to 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 60 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, और रेनफॉल जो है 45 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, कि एरिड और सेमी एरिड एरिया में भी हो जाएगा ये। और सॉइल क्लेई और सैंडी, मतलब इसीलिए इन सारे मिलेट्स के कल्टीवेशन को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये ड्राई एरिया में भी इजीली हो जाता है, ठीक है। और 5.3% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया में अगर हम देखें कोर्स ग्रेन में, तो इसमें जो है मिलेट्स में अगर हम देखें तो ज्वार देखने के लिए मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। देन खरीफ इन नॉर्थ, खरीफ प्लस राबी इन साउथ। तो ये जो है नॉर्थ में एज ए खरीफ क्रॉप लगाया जाता है, और साउथ में खरीफ और राबी दोनों। और हाफ ऑफ इंडियाज ज्वार जो है, सबसे ज़्यादा ज्वार इंडिया का कहाँ होता है प्रोड्यूस, तो दैट इज़ महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा इंडिया का ज्वार, हाफ ऑफ इंडियाज ज्वार प्रोड्यूस होता है महाराष्ट्र में, और अदर्स कहाँ पे होता है फिर कर्नाटका में और एमपी में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और बाजरा देखें तो कितना है, तो 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 40 to 50 सेंटीमीटर चाहिए होता है। मतलब ये जो मिलेट्स वगैरह है इसको कम ही रेनफॉल चाहिए। सॉइल सैंडी लोम्स में भी हो सकता है, ब्लैक और रेड सॉइल में भी हो सकता है, और ग्रो हो सकता है ये हॉट एंड ड्राई नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट इंडिया में। और ये कवर करता है 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। देन मेज़ अगर देखें तो ये फूड और फॉडर क्रॉप दोनों हैं, सेमी एरिड रीजन में, इन्फीरियर सॉइल्स में भी हो सकता है, और 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया है। इसको ग्रो किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। हाइयर प्रोडक्टिविटी और ईल्ड जो है जनरली सदर्न स्टेट में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में कंपेयर टू द नॉर्थ, मतलब यहाँ पे हाइयर ईल्ड मिलता है। देन मेज इज़ प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन लाइव स्टॉक फीड। तो लाइव स्टॉक फीड के लिए मेज प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और ब्रॉयलर चिकन फीड में अगर देखें तो 55 to 65% जो है क्या है, फीड मिक्सचर जो है मेज से बना हुआ है, ठीक है। एंड 15 to 20% ऑफ कैटल फीड कंप्राइजिंग मेज़। तो जो कैटल फीड है उसमें से 15 से 20% क्या होता है, मेज़ ही होता है, ठीक है। तो कैटल को भी जो है क्या है, ज़रूरी है एनर्जी की, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा ग्रास खाते हैं, फॉडर लेते हैं और अदर मटेरियल भी लेते हैं, तो इसीलिए मेज़ का शेयर जो है कैटल में लोअर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। और ब्रॉयलर यहाँ पे अगर देखें ब्रॉयलर चिकन फीड में, तो यहाँ 55 to 65% होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, उसका नेक्स्ट रिमेनिंग जो भी चीज़ है कल उस चैप्टर में कंप्लीट